हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री में पहली चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि जो कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, वो अपने पेरेंट एटम से उनकी साइज़ स्मॉल होती है या बिग होती है। कैटायंस जो जनरेट होते हैं वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब आउटर ऑर्बिट से एलिमिनेट होते हैं तो कैटायंस जनरेट होते हैं, और जब आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इन होते हैं तो एनायंस जनरेट होते हैं। इसमें ये चीज़ आप देखिए कि कैटायंस का जनरेशन इलेक्ट्रॉन्स के एलिमिनेशन से होता है और न्यूक्लियर चार्ज सेम रह जाता है। इस वजह से ओवरऑल जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू हाई हो जाती है कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस स्टेज। इस वजह से कैटायंस थोड़े छोटे हो जाते हैं, एटॉमिक रेडाई उनकी यानिक रेडाई कम हो जाती है। और एनायंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन होते हैं आउटर ऑर्बिट में और न्यूक्लियर चार्ज जस्ट सेम रह जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स के इन होने से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन भी होता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है और एनायंस की साइज पेरेंट एटम से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि एक्सप्लेन व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडाई देन देयर पेरेंट एटम। इसको और अगर सही तरीके से मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक एटम आप कोई भी लीजिए, जैसे कि मान लीजिए सोडियम आपने लिया। सोडियम में आपको पता है कि टोटल सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं और इसकी टेंडेंसी ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करके स्टेबल ऑक्टेट ऑब्टेन करता है और ये स्टेबल हो जाता है। यानी कि सोडियम से जो जनरेट होगा वो सोडियम प्लस जनरेट होगा। और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 जो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो जो थर्ड ऑर्बिट है एस सबसेल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट होते हैं और सोडियम आयन जनरेट होता है। तो सोडियम में इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो सेकंड ऑर्बिट में बचे हुए हैं उस पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हाई हो जाता है। इस वजह से सोडियम की साइज, सोडियम कैटायन की साइज सोडियम पेरेंट एटम से कम हो जाती है। अब दूसरा कोई हम लेते हैं जिससे कि एनायन जनरेट होते हैं, जैसे कि आप फ्लोरीन लीजिए। फ्लोरीन से F- एनायन बना और फ्लोरीन का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और उसके बाद इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ओवरऑल जो आउटर ऑर्बिट होता है फ्लोरीन का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फ्लोरीन के आउटर ऑर्बिट का हम करें तो NS2 एंड NP5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे जो p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स और इन हो जाता है और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाते हैं। यानी कि स्टेबिलिटी ये गेन कर लेता है क्योंकि p टोटल फील्ड हो जाता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें ये चीज़ है कि इनकी साइज इंक्रीज़ कैसे हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स की जगह से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन ऑर्बिट में ज़्यादा हो जाता है और जो 9 इसमें प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स तो जस्ट उतने ही रह गए। इस वजह से इनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है और फ्लोरीन की साइज, एनायन की साइज़ ज़्यादा हो जाती है अपने पेरेंट एटम से। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा बच्चों क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें ये आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये होता है कि जब पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं, पीरियड्स में जब मूव करते हैं आगे की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है वो इंक्रीज़ करता चला जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो हाई होता चला जाता है क्योंकि इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, प्रोटॉन्स भी इसमें इंक्रीज़ करते हैं। तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन्स के इंक्रीज़ करने की वजह से
जो साइज़ होती है वो श्रिंक करती है, एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाता है। इस वजह से जब आप पीरियड्स में मूव करेंगे तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाती है, और जब ग्रुप में आप डिसेंड होंगे, ग्रुप में जब नीचे आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का एलिमिनेशन आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पुट किया हूँ, इसमें जब पीरियड में मूव कर रहे हैं तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप देखिए लिथियम के बाद बोरॉन, फिर बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ट्रेंड ऑब्टेन करते हैं हम। लेकिन इसमें पीरियड में जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, तब लास्ट में फ्लोरीन, फिर उसके बाद नियॉन। ये मतलब पीरियड में इन एटम्स का सीक्वेंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड हमें मिलता है प्रैक्टिकली, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ एक्सेप्शनल केसेस आपको मिल रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है पहले में कि बेरिलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे होगा बेरिलियम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी दैन बोरॉन। और दूसरा वाला क्वेश्चन है ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी दैन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इस चीज़ को आप इस तरीके से देखिए कि बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बोरॉन से हाई कैसे होता है। यहाँ पे देखिए कि बेरिलियम और एक तरफ हम लेते हैं बोरॉन। बेरिलियम में आप ये जानते हैं कि बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ ये बता रहा है कि बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है बोरॉन से, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है बोरॉन से। हालांकि हमको जो सीक्वेंस में जो चीज़ है उस तरीके से क्या होनी चाहिए, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से हाई होनी चाहिए, क्योंकि बोरॉन पीरियड में बेरिलियम से आगे आता है। लेकिन यहाँ ट्रेंड अलग है, यहाँ पे बेरिलियम की हाई है, बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर ऑर्बिट का जब आप बनाओगे तो आप ये देखो कि बेरिलियम का जो होगा वो NS2 2N2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि बेरिलियम स्टेबल है क्योंकि s ऑर्बिटल्स फुली फील्ड हैं यहाँ पे। और बोरॉन में क्या होगा, बोरॉन में आउटर में 2 and 3 2 and 3 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें आप ये देखिए, ये आउटर ऑर्बिट का अगर आप बनाओगे तो आउटर ऑर्बिट में ये हो जाएगा NS2 and NP1। यहाँ पे ये भी चीज़ देख लीजिए कि जो p ऑर्बिटल्स होता है वो s ऑर्बिटल्स की तुलना में दूर होता है। इस वजह से p ऑर्बिटल्स पे जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम हो जाएगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एलिमिनेशन आसान हो जाता है। इस वजह से बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बोरॉन से हाई होती है। ये चीज़ तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरा इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी दैन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन कार्बन के बाद आ रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन को आना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से पहले आ रहा है, यानी कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से हमको ज़्यादा मिल रही है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लेकर के चलते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ट्रेंड इसमें ये मिलना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बाद में आता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है नाइट्रोजन का, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में होते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन की ज़्यादा मिलती है हमें। नाइट्रोजन की ज़्यादा क्यों मिलती है ये भी आप देख लीजिए। नाइट्रोजन के जो आउटर ऑर्बिट होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलता है वो NS2 एंड NP3, और ऑक्सीजन का हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है आउटर ऑर्बिट का वो मिलता है NS2 एंड NP। आउटर सेल में जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो NP4 हो जाएगा।
NP4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आप यही चीज़ देखिए कि जो P सबसेल इसमें है, जो P सबसेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि हाफ फील्ड ये सबसेल हो गया। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है और इस वजह से नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा हो गई। यहाँ पे P4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाफ फील्ड नहीं है, इस वजह से ये एक्सेप्शनल केस इसमें हमें मिलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन हमने बताया, और हमें लगता है कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होगी कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है पीरियड के अलॉन्ग, और ग्रुप के अलॉन्ग आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है। थोड़ी बहुत बातें हमने एटॉमिक रेडाई की भी कर दी कि किस तरीके से पीरियड के अलॉन्ग आप मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडाई श्रिंक करती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव बढ़ जाता है। ये भी थोड़ा बहुत सेंस आपके अंदर आ गया होगा कि एटॉमिक रेडाई किस ट्रेंड में कैसे डिक्रीज़ करता है, कैसे इंक्रीज़ करता है। ग्रुप के अलॉन्ग आप मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडाई जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्बिट ऐड होता चला जाता है। और पीरियड के अलॉन्ग अगर आप मूव करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, सेल जो होता है वही सेम ही रहता है, ऑर्बिट सेम रहता है पीरियड्स में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसमें बढ़ता चला जाता है। इस वजह से एटॉमिक रेडाई पीरियड के अलॉन्ग जो होती है वो डिक्रीज़ करती चली जाती है। बच्चों, ये 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट और एटॉमिक रेडाई का कॉन्सेप्ट, फिर कैटायंस और एनायंस कैसे अपने पेरेंट एटम से डिक्रीज़ हो जाती है साइज़ या इंक्रीज़ हो जाती है साइज़, इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया और हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। उसके बावजूद अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और 100% मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।